हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट की क्लास, अगर इसके पहले की क्लासेस आपने हमारी नहीं देखी तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है, एक बार आप जाकर उसको ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1909 में। ठीक है। परिषद अधिनियम 1909 यूके की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ा दी थी। इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय थे। ठीक है। इन्हीं दोनों के नामों से इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधित्व मंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो आपका हो जाएगा यहूदी धर्म। ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आप सॉरी सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ किसके कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचनाकार आपके कौटिल्य हैं। इनका नाम और क्या था? आप सभी को पता ही होगा, आचार्य चाणक्य। ठीक है। द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा। इसमें कितने, तो लगभग 6000 श्लोक हैं इसमें। ठीक है। इसमें 6000 श्लोक हैं, याद रखिएगा। इस ग्रंथ को मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को स्पष्ट जानकारी मिलती थी। याद रखिएगा। प्रथम 15 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ में निम्न जाति वर्ग में सम्मिलित शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा। जो शूद्र थे उस समय के, उनके लिए आर्य शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, आपसे पूछा है। तो आपका हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। याद रखिएगा। मृतकों का टीला, याद रखिएगा। पूछता है आपसे हिंदी में भी कभी कभी, तो याद रखिएगा। तो ये आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है? मोहनजोदड़ो जोदड़ो की बात करें तो देखिए हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसको हाँ, तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की राजधानी भी कहा जाता था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर है, पॉलिश सवार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिश सवार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण की। ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिश सवार पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। ठीक है। मध्य पाषाण में आपके पत्थर के छोटे औजार होते थे।
ठीक है। इतिहासकार इस काल को कब से, तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो देखिए इसको कब से माना जाता है, 1200 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी छठा नंबर आपका क्या है, छठा नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय समानतावाद का विनाश। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेश का भारतीय कृषि कृषि उद्योग, भारतीय व्यापार का विनाश हुआ। कृषि में वाणिज्यिकरण से कृषकों एवं मजदूरों का शोषण बढ़ गया था। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र के उपन्यास नील दर्पण में मिलता है। नील दर्पण, ठीक है, किसके, तो दीनबंधु के कौन सी, तो नील दर्पण में, याद रखिएगा नील दर्पण में इसका वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर है, 1813 में पहले 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, देख लिए जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिए गए, मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने प्लासी युद्ध जो 1757 से लेकर बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट के एक विषय युग से आरंभ हुआ था और 1813 ईस्वी तक चला था, जिसे वाणिज्यिक पूंजीवाद की संख्या दी जाती है। इस प्रकार की अवस्था के तीन उद्देश्य थे। ठीक है, व्यापार पर एकाधिकार करके संभावित प्रतिनिधियों को समाप्त करना, और दूसरा था आपका कंपनी द्वारा वस्तुओं को कम मूल्य पर खरीद कर अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना, और तीसरा है आपका उक्त दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु देश की राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत, मतलब ड्रेन थियरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है। तो आपका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासन का सिद्धांत को उजागर किया है। याद रखिए, उन्होंने इस अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। ठीक है, तो किसकी संज्ञा दी है, यहाँ पे लिख दूं, अनिष्टों का अनिष्ट। ठीक है, इसकी संज्ञा दी है इन्होंने। नौरोजी ने इसे निरूपित करते हुए कहा कि भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आता है, और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र सा बन जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ये दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था।
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो आपका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। अंग्रेज कर्मचारियों की पेंशन वेतन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई गई निधि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए निधि काम में लाई जा रही थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपका कथन नंबर जो एक था आपका सही हो जाएगा, तो जो कूट आपका एक दिएगा आपका अटेंशन केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका आइडेंटिफाई। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली रेल सेवा 16 अप्रैल, कभी कभी पूछता है उस समय कौन था भारत पर, तो लॉर्ड डलहौजी, इसी ने भारत में रेल सेवा स्टार्ट की थी। आपसे पूछ लेता है कभी कभी, और कब, तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 1853 को। और कहाँ से कहाँ तक पहली बार ट्रेन चली थी आपको पढ़ाया गया था पिछली क्लास में, तो मुंबई से थाने चली थी, याद रखिएगा। इस रेल मार्ग का निर्माण किसने किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा इसकी निर्माण हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिया गया आपका, सॉरी डी दिया गया आपका आइडेंटिफाई। भारत का सार्वजनिक जनसंख्या 2011 घनत्व राज्य वाला राज्य आपका बिहार है। तो इसका जनसंख्या घनत्व तो कितना है? ठीक है, 1102। इसके बाद आपका क्रमशः देखिए, इसके बाद जो आपका पश्चिम बंगाल आता है, इसका जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसकी जनसंख्या घनत्व देखिए इतनी है, 1029। और इसके बाद केरल आपका आता है। ठीक है, केरल की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका जनसंख्या आप है 859। और इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 828 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका आइडेंटिफाई। कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य महानदी बेसिन उड़ीसा राज्य में। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी अन्य महानदी बेसिन उड़ीसा राज्य में है। नर्मदा बेसिन आपका मध्य प्रदेश में है। इसकी बात करें तो देखिए उड़ीसा में है महानदी बेसिन, और नर्मदा बेसिन की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। और उसके बाद कावेरी की बात करें तो कावेरी आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ था? तो आपका देख लीजिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बर्स कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका एल्ब्रुस पर्वत एक प्रस्तुत ज्वालामुखी है। ठीक है, जो आपका एल्ब्रुस पर्वत है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा। जो कासे क्षेत्र की काकस पर्वत श्रृंखला में से स्थित है। एल्ब्रुस रूस के कहाँ पाई जाती है? तो रूस के देख लीजिए
कारा चाय चरक सिया में, ठीक है, चरकसिया में पाई जाती है ये, स्थित है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अराकू पर्वत श्रेणी जो है आपकी हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में स्थित नहीं है। अराकू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है, ठीक है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर है, चोलनाइकन, ठीक है। अ, चोलनाइकन, कुरुम्बुआ, कुट्टू कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? तो आपका हो जाएगा केरल की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर आपसे क्या पूछा है? 15 हो गया, सॉरी 16 क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 17 नंबर, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1949 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है आपका, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीने में एक बार बैठक करता है, ठीक है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीने में एक बार बैठक करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 महीने में, ठीक है। 3 महीने में एक बार बैठक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक 3 महीने में एक बार बैठक करता है। इस बोर्ड का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। इस बोर्ड का कार्य है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना तथा उनके विकास में बाधक कारकों की पहचान करना है। यह बोर्ड सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए बनी केंद्र सरकार की नीतियों की भी समीक्षा करता है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कौन सा शहर पूछा है आपको कल? सबसे कम पूछा है और कल मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा वाला। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा वाला आपका कौन सा था। और सबसे कम पूछा है तो आपको बता दूँ, कपूरथला, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका एटेंस हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार कपूरथला की आबादी आपकी कितनी थी? 1,01,854, ठीक है। 1,01,854, बस इतनी इसकी जनसंख्या थी। जिसमें पुरुषों की संख्या की बात करें, पुरुषों और महिला की संख्या की बात करें तो देख लीजिए पुरुषों की संख्या अपनी कितनी थी? 55,485। और महिलाओं की संख्या की बात करें, महिलाओं की संख्या थी आपकी 46,169। ये आपके मेल थे, ये आपके फीमेल थे, याद रखिएगा। चलिए और यहाँ पे साक्षरता दर अगर आपसे पूछ लिया साक्षरता दर, तो साक्षरता दर यहाँ पे कितनी थी? तो 85.82% थी, याद रखिएगा। चलिए और कपूरथला कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब का एक शहर है, याद रखिएगा। पंजाब का एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर्स, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? आपको कल वाले क्वेश्चन में कराया गया था, तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। ठीक है, और अनुच्छेद जो आपका 14 है, इसमें क्या है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, इसमें समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 17 की बात करें, इसमें समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। याद रखिए, आपका जो 17वां है, इसमें क्या है, तो अस्पृश्यता का अधिकार है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत होता है इसमें, याद रखिए, अस्पृश्यता का अंत इसमें दिया गया है। और उसका अनुच्छेद जो 26 है, तो इसमें क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 13 जिसकी से, तो विधि समता का अधिकार इसमें है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 है, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपके अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए। संसद अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपको ये भी क्वेश्चन कराया गया, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं उसकी नियुक्ति। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और किसकी मतलब किसके द्वारा बोलने पर की जाती है? तो प्रधानमंत्री इनकी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा बोलने पर इनकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यहाँ पे हमको कौन सा कथन हमको गलत चुनना है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो सही है। और जो आपका दूसरा कथन दिया गया है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। और आपका तीसरा दिया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आपका चौथा जो कथन दिया गया है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये आपका कथन गलत है। तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 25 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के अनुच्छेद 161 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की इस क्षमा को कम करने, टालने और निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है, वह गैस को चुने जो पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, तो कौन सी गैस है आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑक्सीजन से संयोजित कार्बन की यौगिक है। ठीक है, इनमें आपके मुख्य तीन होते हैं। ठीक है, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन कार्बन
मोनोऑक्साइड तथा कार्बन सब ऑक्साइड साधारण ताप पर गैसीय हैं। इस इनके अतिरिक्त जो आपके ठोस होते हैं तो C4O3 और C8O3 तथा C12O3 भी वर्णित इसमें आते हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है, दूध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं? दूध उत्पादक मावा मवेशी को क्या कहते हैं? तो उन्हें देख लीजिए, दुधारू पशु कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिल्क एनिमल। यहाँ पे मिल्क होना चाहिए था, मिल्क लिखा है, मिल्क एनिमल होते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है, वनस्पति प्रवर्धन प्रवर्धन वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजन से प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। तो आपका उपयुक्त कथन नहीं है, विशेषताओं में से एक विशेष उपयुक्त विशेषता नहीं है, बाकी सभी आपके सही है। पौधों की बीज रहित किस्मों को इस विधि से उगाया जा सकता है, ठीक है। यह नए पौधों में वर्धन का एक तेज और सस्ता तरीका है, ये भी सही है। और यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्बिफिया एम्बिफिया टोड, ठीक है। सैलामेंडर गिरगिट, जो एम्बिफिया होते हैं यानी कि उभयचर जो होते हैं उनके द्वारा। टोड, सैलामेंडर और गिरगिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्बिफिया होते हैं, देख लीजिए, इसमें आपके इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं जल और स्थल में पाए जाते हैं, इसलिए इनका एम्बिफिया यानी कि उभयचर एम्बी बोथ दिया गया है। ये क्या होते हैं, मतलब दोनों जगह पर चलते हैं, तो इसका समूह आपका गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी सभी आपके सही है। मेमिलिया, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल होती हैं। और इका इंडोर्मेटा जो होते हैं स्टारफिश, समुद्री ककड़ी और समुद्री आर्सिन होते हैं। और जो आपका मेलेस्का दिया गया है इसमें देखिए यूनिया, पाइला और ऑक्टोपस होते हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण की बात करें एम्बिफिया के, देखिए कौन कौन से होते हैं। प्रोटियस होता है, आपका साइरिन होता है, ठीक है, साइरेन होता है, आपका मेढक होता है। ये सभी आपको उभयचर प्राणी है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न में से कौन सी है? तो आपका हो जाएगा जीन, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।